How did this happen? This was partly because of technological changes. The 20th century we find weavers using looms with fly shuttles. There were several other small innovations that helped weavers improve their productivity and compare with the mill sector. The poorer cloth was brought by the poor. The 20th century did not necessarily prosper. They lived hard lives and worked long hours. Their life and labor was integral to the process of industrialization. ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलावों का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा न हो, उत्पादन बढ़ सकता हो, तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करने लग गए थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में भी कमी आई। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उनकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते रहते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वे कपड़ा भी नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में यानी उच्च वर्ग में ज़्यादा होती थी। जब गरीब भूखों मर रहे होते थे तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे थे। बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था। उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन, श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया था। 6 नंबर है मार्केट फॉर गुड्स, यानी वस्तुओं के लिए बाजार किस प्रकार तैयार हुआ। वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स अटेम्प्ट टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट एंड हाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन, traders and industrialists resisted colonial controls, demanded tariff protection, created their own spaces and tried to extend the market for their produce. But when new products are produced, people have to be persuaded to buy them. One way in which new consumers are created is through advertisements. Today, we live in a world where advertisements surround us. The very beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the markets for products and in shaping a new consumer culture. When Manchester industrialists began selling cloth in India, they put labels on the cloth bundles. The label was also to be a mark of quality. When buyers saw "Made in Manchester" written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the cloth. But labels did not only carry words and text, they also carried images and were very often beautifully illustrated. Image of Indian gods and goddesses regularly appeared on these labels.
वस्तुओं के लिए बाजार, किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों व दस्तकारों, व्यापारियों व उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध भी किया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का भी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर भी नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी। देवी देवताओं की तस्वीरें के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उनकी चीज़ों को खरीदें। बाय द लेट 19th century, manufacturers were printing calendars to popularize their products. Like the images of gods, figures of important personages of emperor and nawabs adorned advertisements and calendars. When Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and loud. Advertisement became a vehicle of the nationalist message of स्वदेशी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। चाय की दुकानों, दफ्तरों व मध्यमवर्गीय घरों में कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीरें होती थी। देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों, नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल किया करते थे। इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं या उन्हें पसंद करते हैं तो इनके उत्पादन का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जब भारतीय निर्माता ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए। नेक्स्ट है कंक्लूजन। Clearly, the age of industries had meant major technological changes, growth of factories and the making of a new industrial labor force. Hand technology and small-scale production remained an important part of the industrial landscape. आखिर में निष्कर्ष यह निकलता है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े औद्योगिक बदलाव हुए हैं। फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था।